गुड आफ्टरनून दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। और कल हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, व्यापार से साम्राज्य तक। तो जब हमारे पास इंडिया में लोग आए व्यापार करने के लिए, अंग्रेज आए, तो व्यापार करते करते उन्होंने अपना जो शासन है वो अपने हमारे देश पे स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर वो चले गए ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र में शासन वो किस प्रकार कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पिक्चर। देखिए इसमें क्या है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो ये एक पिक्चर में शो कर दिया गया है। पर ये पिक्चर क्या हमारे द्वारा बनाई गई है? नहीं, ये अंग्रेज़ों ने ही बनवाई थी पिक्चर। और उसमें वो क्या बताना चाहते थे, चलिए देखते हैं। कंपनी दीवान बन गई, ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट लाइन ही आप पेंसिल कॉपी आप लोग लेके बैठे होंगे, अपना पेन पेंसिल नोटबुक। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ठीक है, तो पूरी तरह से बागडोर किसके हाथ में आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, आप ये 12 अगस्त 1765 को नोट कर लेंगे। इस दिन क्या हुआ था? दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्यतः शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे एक ख्याल भी रखना था कि अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बेचती और खरीदती रहे। ठीक है, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अब भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। ये काम कैसे हो, अब हम इसी लेसन में रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे हम लोग? कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, और मन माफिक फसलों की खेती किस तरह। ये जो चैप्टर है इसका भी एक एक पॉइंट नोट करने वाला है, तो आप नोट करते जाएंगे। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अब भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। अब उनको पैसा तो चाहिए था ना, तो कर भी लगाना चाह रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़े खरीदे और वहाँ पे जाके अपना सेल कर दे, यूरोप पे जाके मार्केट में। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1865 से पहले ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। ये हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था हमने। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात की चीज़ें खरीदे जा सकते थे। ठीक है, पहले अपने सोने चांदी ला के खरीदते थे, लेकिन अब वहीं से पैसा मिल रहा है, यहीं से पैसा मिल रहा है, तो यहीं से सामान खरीद के यहीं से हो जाता था। जल्दी ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत में अपनी चीज़ जबरन कंपनी को बेचनी पड़ती है। बेटा ये असर्शन रीजन में आ सकता है। ठीक है, असर्शन और रीजन में ये हो सकता है कि कारीगर गांव छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत में अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे,
कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। ये भी क्वेश्चन आया था बेटा असर्शन और रीज़न में। यह कथ्य कौन सा? 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, इसको आप नोट करेंगे। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? उसको भी तो पैसा चाहिए था। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। बेटा इसको भी नोट करेंगे। अब स्थायी बंदोबस्त क्या है उसको आप देखेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किसको? राजाओं और तालुकदारों को। जब जो राजा हो गए वो क्या हो गए? अब जमींदार हो गए वो लोग। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, राजाओं को बोला कि आप इनसे क्या कर लो और वो कर हमको दे दो। ठीक है, कंपनी को दे दो। तो राजा लोग क्या बन गए? जमींदार बन गए। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। ठीक है, इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, यानी उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्चे का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक है, अब चाहे फसल ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं था, उनको तो था कि हमें इतना आपको कर देना है। लेकिन अब समस्या भी आ गई। समस्या क्या आ गई देखते हैं। मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के लिए जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। कर बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए अपना राजस्व तय कर चुकी थी। वो तो कर चुकी थी कि मैं हमको इतना ही चाहिए, अब चाहे मुनाफा हो या फिर लॉस हो। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना, तो उसमें वो नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अब भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब कुछ लोगों के हाथों में आ गई जमींदारी। अब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार करने की परवाह नहीं थी। ठीक है, जितना कमा लिया उसके बाद फिर जो जमींदार थे उन्होंने भी कहा कि अब ज़मीन से चाहे कुछ आए नहीं, हमारे पास तो इतना हमको हो गया और इतना उनको दे चुके हैं। अब वो भी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि हमारी ज़मीन में सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, यानी कि ज़मीन भी उसकी किसान की और फसल भी किसान ही उगा रहा है। अब वो बेचारा लगान नहीं दे पा रहा है तो ये ज़मीन भी उसकी जब्त कर ली जाती थी। गजब।
ठीक है, ये था स्थायी बंदोबस्त। अब हम आ रहे हैं, पहले देख लेते हैं स्थायी बंदोबस्त किसने किया था। बेटा इसको भी नोट कर लेंगे आप कि ये किसने स्टार्ट किया था। ये थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब आते हैं हम लोग वो स्थायी बंदोबस्त। अभी महल, महल का मतलब क्या, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व की इकाई थी। ये भी एक राजस्व की इकाई है। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। अब नई व्यवस्था आ गई, ठीक है। ये जो पिक्चर दिख रहा है ये मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो। मद्रास का है हमारा साउथ एरिया में। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैगजीन नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। ये नोट करेंगे आप, है ना। एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव को दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को नापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव के एक एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर एक गांव या ग्राम महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। इस राजस्व का स्थायी रूप से नहीं तय किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों के बजाय किसको सौंपा गया, यहाँ राज्यों के गांव के मुखिया को सौंपा गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में किसको सौंपा गया था, जमींदारों को। और ये हमारी जो नई आई है महलवाड़ी, इसको महलवाड़ी बोलते हैं, ठीक है, इसको यहाँ किसको सौंपा गया, मुखिया को। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। दोनों में अंतर है ना, इसको देखेंगे। अब है हमारी मुनरो व्यवस्था। 3 व्यवस्थाएं थी, तीनों को अलग अलग लोगों ने स्टार्ट किया। आपका जो महलवाड़ी थी वो किसने किया, हॉल्टर मैगजीन ने। इसमें क्या किया था, जो गांव के मुखिया थे उसको जिम्मेदारी सौंपी गई और वहाँ पे किसको सौंपी गई थी, जो राजा थे उनको जमींदार बना दिया वहाँ पे। अब ये आ गया हमारा मुनरो व्यवस्था, जो किसने स्टार्ट किया था, ये भी आप लिखेंगे सारा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने पर प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी या रैयतवार नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे ये पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। फर्स्ट में क्या था, राजा को बना दिया गया जमींदार। सेकंड में क्या हुआ, गांव के मुखिया को। और रैयतवाड़ी में क्या हुआ, सीधे किसान ही, यानी कि किसानों को डायरेक्ट ही बात कर ली गई उनसे, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये आप नोट कर, ये किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, मुनरो को। अब है सब कुछ ठीक नहीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें कुछ समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था उन लोगों ने। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत मतलब किसान, रैयत मीन्स क्या हो गया, किसान। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए।
आशावादी अफसरों की को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न, उद्यमशील और किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ से होगा जब जितना मतलब उनकी उपज नहीं थी उससे ज़्यादा तो उनसे राजस्व मांगा गया। अब है यूरोप के लिए फसलें। बहुत सारे रीज़न थे, और जो पॉइंट है उसको लिखते जाइए क्योंकि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए थे और आ भी सकते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन कि आप पटसन उगाइए, असम में चाय के लिए प्रेशर दिया, संयुक्त प्रांत यानी कि जब हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसमें गन्ना उगाने के लिए, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, यानी कि इन्होंने अपने मन से ही खेती करवाई। यह कैसे किया गया? किसान ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। इसी तरह एक फसल उत्पादन की ऐसी पद्धति को अच्छी तरह समझे। अब पहले देखिए क्या रंग का भी कोई इतिहास है। अब यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिखाई गए, एक कलमकारी छापा है जो 20वीं सदी भारत का है और एक मॉरिस कॉटन छापा है 19वीं सदी का जो कि इंग्लैंड का। इसमें खूबसूरत कौन सा लग रहा है? डेफिनेटली हमारे यहाँ का ही अच्छा लग रहा है, भारत का। अब हमारे यहाँ भारत के जो कपड़े थे उसकी डिमांड इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी। तब फिर हुआ क्या, देखिए चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े की छापों की दो तस्वीरें। जो नंबर 5 है वो हमारे भारत की है और जो नंबर दूसरी है वो किसकी है? इंग्लैंड की। इन दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों ही गहरे नीले रंग का। ठीक है, इसमें भी ब्लू है डाला, इसमें ब्लू, लेकिन हमारा वाला ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। इन छापों में जो आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना थी कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी कि सबसे ज़्यादा नील हमारे यहाँ पे थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी ये भी हम लोग देख लेते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील में बहुत थोड़ी मात्रा में ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नाम का एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। और ये वोड नाम का पौधा कैसे उगता था? शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था क्योंकि वहाँ पे सर्दी थी। और हमारे यहाँ पे उष्णकटिबंध थोड़ा सा गर्मी वाले इलाकों में, उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। क्यों लगा दे? क्योंकि भारत की नील सब खरीद रहे थे ना फिर, और इनकी कोई खरीद नहीं रहा था, क्वालिटी भारत की ज़्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने कहा भाई इस पर पाबंदी लगा दो ताकि हमारा जो है कम से कम सेल हो जाए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ठीक है, अब ये बोला कि चलो भाई भारत की नील अब यहाँ पे नहीं आएगी, तो इन लोगों ने नील की खेती करना शुरू किया। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे बागों में नील के बागान सामने आए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में काफ़ी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी समय वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारण से बंद हो गई। 1783 और 1789 के बीच
दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब नील कहाँ से मिलेगा? फिर भारत की याद आई। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रही थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 30 से कहाँ पहुँच गया था? 95। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि उससे मुनाफा हो रहा था। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती है? चलिए देखिए। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रहती। निज मतलब खुद का, और रहती मतलब जिसमें किसान काम कर रहे हैं। निज और रहती को भी समझ लीजिएगा आप, ठीक है। निज खेती की बागान व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे। या तो वे ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर खेती करवाते थे। तो ये थी निज खेती, ठीक है। अभी रैयत का हम पढ़ेंगे। अब निज खेती की समस्या क्या थी, ये भी जरा देख लेते हैं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिलती? उन्होंने नील की फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया। वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, ठीक है। यानी जहाँ धान की कटाई उटाई काम आया और उस समय नील की खेती का काम भी शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत भी थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रहती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रहती मतलब किसानों की खुद की जमीन, ठीक है। रहतों की जमीन पर नील की खेती, ये पिक्चर में आपको देखिए नील की खेती बंगाल में। रहती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रहतों के साथ अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रहतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रहत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर ही रहता था, यानी कि जो वहाँ पे काम करते थे।
जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत का नया कर्जा मिल जाता था, फिर वही चक्र दोबारा चलता रहता था। ठीक है, यानी कि बार बार कर्जा लेना, बार बार देना, तो ये एक सर्कल चलता रहा। अभी देखिए नील की खेती के पास ही यहीं पे लोग अपना रहना शुरू कर दिया। ये खेती हो रही है यहाँ पे, ये पौधों को हौद में तक औरतें लेके जा रही है। ये किस तरह से नील की खेती हो रही है और कैसे कैसे सफाई होती है, कैसे क्या होता है, ये सारा प्रोसेस इसमें लिखा है। जो किसान पहले से इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और ये कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, तो बेचारे खाएंगे क्या? नील खाएंगे? नहीं ना। अबे नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 है ना, में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। बोले भाई अब हम लगान नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता यानी एजेंटों की पिटाई कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली वे न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लिए लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है, बहुत हो गया। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, बिल्कुल थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। अब वो बगावत तो हो गया। ठीक है, फिर 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। जो लोग आए थे, जिन्होंने खरीद लिए थे बागान, तो उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे, यानी जमींदारों की ज़मीन ले ली जाती थी। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उसकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशेल ईडन ने एक नोटिस जारी किया। उसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। इंडियन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयत की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने लिखा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है।
आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से जो चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। मतलब अभी जितना बोला गया उतना कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप मत करना। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण से, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये चंपारण आंदोलन कहाँ का है? बिहार का। टाइमिंग 1917, महात्मा गांधी के द्वारा। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये आपको रीड कर लेना है। जब हमारे यहाँ नील की खेती हो रही थी तो वेस्ट इंडीज़ में भी नील की खेती हो रही थी, इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसमें से वैसे कुछ आता नहीं है, फिर भी देख लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये फिनिश हो गया। इसमें से नियर अबाउट 10 या 12 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक केयर।